दिव्या मिश्रा हत्याकांड पर रोज नई परतें खुल रही हैं। उनकी छोटी बहन पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने पूछे हैं 25 बड़े सवाल और किए हैं ऐसे खुलासे जिनसे लखनऊ से लेकर पूरे देश में खलबली मच गई है। क्या इन सवालों से ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझ पाएगी या इसमें छुपा है और कोई गहरा राज? जानिए 25 सवाल जिनसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा अपने सोशल मीडिया के द्वारा लिखती हैं, झूठ प्रचारित किया जा रहा है कि दिव्या ने हत्यारे मानस से 1.5 करोड़ की एलिमनी मांगी थी। एलिमनी और स्त्रीधन में अंतर होता है। स्त्रीधन वो होता है जो महिला को उसकी शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद प्राप्त होता है, जिस पर महिला का अपना अधिकार होता है। एलिमनी कानूनी तौर पर पति पत्नी के अलग हो जाने के बाद, डाइवोर्स डिक्री के बाद परमानेंट एलिमनी धारा 25 के तहत मांगी जा सकती है। दिव्या का केस कोर्ट में दाखिल हुए 1 साल का समय भी नहीं हुआ है। तलाक के केस में मुकदमे को 8 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर 1 नोटिस और जवाब, नंबर 2 मध्यस्थता, नंबर 3 काउंसलिंग सुलह का प्रयास, नंबर 4 दोनों पक्षों की बातों को सुनना, नंबर 5 समझौते पर अवसर, समझौता न होने पर आगे प्रोसीडिंग, नंबर 7 फाइनल डिवोर्स, नंबर 8 परमानेंट एलिमनी भरण पोषण गुजारा भत्ता। आगे इनकी बहन पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा लिखती हैं, दिव्या का केस लेवल 2 या 3 यानी मध्यस्थता और काउंसलिंग तक भी पहुंच पाया था। काउंसलिंग में भी 6 राउंड होते हैं। दिव्या के केस में केवल 1 राउंड हुआ था, जब पति पत्नी आमने सामने बैठते हैं और कोर्ट ये देखता है कि जोड़ा साथ रह सकता है या नहीं। तो परमानेंट एलिमनी या जिसे एलिमनी कहा जाता है वो केवल एक दुष्प्रचार है। अब आते हैं स्त्रीधन पर। स्त्रीधन शादी में दुल्हन को मिला उपहार या उसे मिले जेवरात होते हैं। स्त्रीधन ऐसे ही नहीं मिल जाता है। कोर्ट में उसके फोटो सबूत लगाने पड़ते हैं। साबित करना पड़ता है कि अमुक वस्तु स्त्री की है। शादी की फोटो में जो स्त्रीधन दिखाई देता है जज उसे ही कंसीडर करते हैं, या फिर कोई बिल मौजूद हो तो उसे कंसीडर किया जाता है। दिव्या ने बिल लगाए थे, फोटो लगाए थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कितनी राशि के स्त्रीधन की मांग की गई है। अगर 1.5 करोड़ के स्त्रीधन की डिमांड की गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिव्या की शादी में कितना स्त्रीधन उसके माँ बाप ने दिया होगा। स्त्री से वैवाहिक संबंध विच्छेद की स्थिति में कोई पुरुष स्त्रीधन का भोग नहीं कर सकता। अगर पत्नी आर्थिक तौर पर सक्षम है तो इस स्थिति में पत्नी को एलिमनी यानी गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार नहीं है। कोई मांगता भी है तो मिलता ही नहीं है। दुनिया जानती है कि दिव्या हत्यारे मानस से ज्यादा ऊंचे ओहदे पर थी, आर्थिक तौर पर उससे ज्यादा मजबूत थी। तो एलिमनी शब्द का इस्तेमाल केवल कीचड़ उछालने के लिए किया जा रहा है। आगे पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा लिखती हैं, घर में माहौल ऐसा नहीं है कि वीडियो बना पाऊं, इसलिए समय मिलने पर अपनी बात लिखकर आपसे संवाद करती हूं। अब आती हूं असली बात पर। दोस्तों, अब पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने 25 बड़े सवाल पूछे हैं। वो सवाल कौन कौन से हैं अब आपको हम बताते हैं। पहला सवाल है, अब असली बात ये नहीं कि हत्यारा मानस सन की साइको डुअल पर्सनैलिटी घरेलू हिंसा प्रेमी था। असली बात यह है कि जिस व्यक्ति के घर पर एक बांस की मजबूत लाठी भी नहीं थी, उसके घर पर 2 पिस्टल और एक देसी तमंचा कहां से आया। नंबर 2, कौन उसे इस हत्याकांड के पीछे मोटिवेट कर रहा था। नंबर 3 पे, वो बाजार से पकाने के लिए एक बार में सारी जरूरी सब्जियां नहीं ला सकता था, उसे रेयर पिस्टल कैसे मिले। कौन से हथियार किसकी हत्या में इस्तेमाल हुए, किसने उसे इस जघन्य अपराध के लिए तैयार किया। नंबर 5, कौन था हत्यारे मानस का कोच। नंबर 6, व्यक्ति इतना ट्रिगर तभी होता है जब उसे कोई रोज भड़काए। डिवोर्स केस तो लंबे समय से चल रहा था। अंतिम स्टेटस में हत्यारे ने चीट शब्द लिखा। अगर मानस को मालूम था कि दिव्या उसे चीट कर रही है तो तलाक के केस में उसे अपनी पत्नी को चरित्रहीन साबित करके अपर हैंड मिल जाता। क्या चीट शब्द पुलिस को भटकाने के लिए लिखा गया। नंबर 7, क्या हत्यारे मानस की मानसिक स्थिति का किसी ने इस्तेमाल किया है। नंबर 8, क्या किसी की नजर मानस के घर में मौजूद कथित 1.5 करोड़ की स्त्रीधन पर भी थी। नंबर 9, मानस साइको था, घरेलू हिंसा का आदी था, लेकिन समाज में सभ्यता दर्शाता था। वो चींटी नहीं मार सकता था। नंबर 10, हत्यारा घर में पिस्टल और तमंचे नहीं उगाया होगा, कहीं से तो लाया होगा। नंबर 11, अगर बैंक के सामान्य बाबू की पहुंच पिस्टल गिरोह तक है तो लखनऊ को सतर्क रहने की जरूरत है। नंबर 12, मानस ने 3 में से किसी को दूर से शूट नहीं किया,
सबको सटाकर सिर में गोली मारी। क्या ये प्लान था या फिर दिव्या को मानस ने मारा? मानस और शिवा को किसी और ने मार दिया। नंबर 14, ये ओपन शट केस नहीं है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस केस है। नंबर 15, बैंक और घर की दूरी 10 से 15 मिनट की थी। दिव्या की हत्या के बाद 35 से 45 मिनट मानस कहाँ था? नंबर 16, क्या मानस के फोन में स्टेटस किसी और ने अपडेट किया? क्योंकि मानस इंग्लिश में लिखता था, स्टेटस अपडेट इंग्लिश में था। नंबर 17, क्या हत्याकांड और घर के रास्ते के बीच हत्यारा मानस कहीं और भी रुका था? नंबर 18, अगर रुका था तो किसके पास? क्या अपने कोच के पास? नंबर 19, क्या मानस से घर के भीतर कोई तीसरा भी मौजूद था जिसने मानस और उसकी बहन को मारा? नंबर 20, क्या मानस के घर के भीतर घुसने और निकलने का कोई और रास्ता भी था? नंबर 21, पुलिस को इन पहलुओं पर जांच करनी चाहिए अगर इन सब सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। नंबर 22, पिस्टल कहां से आई नहीं मालूम चलता है तो केस किसी और एजेंसी को दिया जाना चाहिए। नंबर 23, सच्चाई का बाहर आना बहुत जरूरी है, ये ओपन एंड शट केस नहीं है। मेरी बहन और उस मानसिक बीमार लड़की शिवा को न्याय मिलना चाहिए। नंबर 24, लखनऊ में 3 हथियारों के साथ बैंक कर्मचारी मर्डर प्लान कर रहा है, असलहे ला रहे हैं। नंबर 25, ऐसी पुलिसिंग से बेहतर माफिया काल था, कम से कम लोगों को मालूम तो था किससे सावधान रहना है। दोस्तों, ये सवाल मशहूर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया के जरिए पूछे हैं। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि लखनऊ की पुलिस इस पूरे केस को सॉल्व कर पाती है कि नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो भी अपडेट होगा वो चैनल के जरिए आपको मिलता रहेगा।